दोस्तों आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप भारतीय डीआरडीओ के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। बड़ी खबर यह है कि डीआरडीओ ने 3 इंपॉर्टेंट ऐसी फाइटर जेट टेक्नोलॉजीज पर काम करना शुरू कर दिया है जो आने वाले समय में भारत पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट कर सकता है। और ये टेक्नोलॉजी सुन करके आप खुद हैरान हो जाएंगे। जिसमें पहली टेक्नोलॉजी है शेप शिफ्टिंग विंग्स, यानी कि किसी भी फाइटर जेट के जो शेप्स हैं वो ऑटोमेटिक चेंज किए जा सकते हैं। इसके अलावा सेल्फ हीलिंग स्टेल्थ कोटिंग, यानी कि फाइटर जेट अगर हवा में उड़ते हुए दुर्घटनाग्रस्त हो भी जाता है तो वो खुद को ऑटोमेटिक हील कर पाएगा। और तीसरी टेक्नोलॉजी है फोटोनिक फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम। इन सभी चीजों पर डीआरडीओ की तरफ से काम शुरू किया जा रहा है। दूसरी और इम्पोर्टेंट अपडेट साउथ ईस्ट एशिया के कंट्री से सामने निकल के आ रही है, जो कि एक बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश और ये देश जल्द ही ब्रिक्स में शामिल हो सकता है। और इस चीज से ट्रंप खासा नाराज हो सकते हैं। जानते हैं आज की इस वीडियो में दोनों ही इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में। यदि आपको हमारा काम पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक छोटा सा काम आप तक की जरूरी और सही खबरें लाने में हमारी बड़ी मदद करता है। तो सबसे पहले डीआरडीओ से आ रही अपडेट की बात की जाए तो डीआरडीओ ने पिछले एक साल में करीब 50 ऐसी नई नई टेक्नोलॉजीज डेवलप की हैं जो कि फाइटर जेट्स में इस्तेमाल होती हैं। इसके अलावा हम ये बात भी एक्सेप्ट करते हैं कि भारत आज शायद उतना कैपेबल नहीं है कि हम अपने खुद के फाइटर जेट इंजन को तैयार कर पाएं, लेकिन इंजन को छोड़ करके फाइटर जेट में लगने वाली जितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी है, फिर चाहे वो लंबी दूरी पर मार करने वाली मिसाइल हो, उसकी बॉडी पर ऐसी ऐसी कोटिंग्स लगानी जिससे कोई भी रडार सिस्टम उसे ना पकड़ पाए, किसी भी फाइटर जेट में लगने वाला एडवांस रडार, ये सब कुछ डीआरडीओ ने अपने देश के अंदर ही बना करके तैयार किया है। इसीलिए अगर हम किसी भी नए फाइटर जेट को खरीद के देश के अंदर ला भी रहे हैं तो उसमें हम एटलीस्ट 50% चीजें अपनी इस्तेमाल कर सकते हैं। डीआरडीओ की इस पूरी डेवलपमेंट में अगर इंजन सेगमेंट को हटा दिया जाए तो डीआरडीओ की 3 इंपॉर्टेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट शुरू होने जा रही हैं, जिसपे पहली है सेफ शिफ्टिंग विंग्स फैसिलिटी, दूसरी है सेल्फ हीलिंग नैनो स्टिल्थ कोटिंग और तीसरी है फोटोनिक फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम। ये 3 वो टेक्नोलॉजीज जो आने वाले समय में 6th जनरेशन फाइटर जेट्स में इस्तेमाल की जाएंगी, लेकिन डीआरडीओ ने अभी से ही इन पर काम करना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगले 7-8 सालों के अंदर इन सभी चीजों को रोल आउट भी किया जाएगा और हमारे एमका प्रोग्राम पर ही हम एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करते हुए उसे इजिली 6th जनरेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। डिटेल्स की बात की जाए तो डीआरडीओ 5th जनरेशन फाइटर जेट एमका को आगे बढ़ाते हुए अब 6th जनरेशन विमानों के लिए भी कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज पर काम करना शुरू कर रहा है, ताकि हम हिमालयी सीमाओं के अंदर और भारतीय महासागर क्षेत्र में जितने भी चैलेंजेस हैं उन्हें आसानी से फेस कर पाएं, क्योंकि इंडिया डाइवर्स कंट्री है और अलग अलग वेदर कंडीशंस में हमें अपने फाइटर जेट्स ऑपरेट करने हैं। और ऐसे में एक ऐसा आइडियल फाइटर जेट या फिर ऐसी आइडियल टेक्नोलॉजी मिल जाए जो कि हर वेदर कंडीशन में ऑपरेट हो सके तो ये भारत के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। क्योंकि अगर हमारे पास कम स्क्वाड्रंस भी हैं तब भी हम दो फ्रंट पर आसानी से युद्ध लड़ सकते हैं, और जहां पर कमी होगी वहां पर हम अपने साउथ के फाइटर जेट्स को नॉर्थ और नॉर्थ के फाइटर जेट को साउथ भेज करके सारे मिशन को इजिली कंप्लीट कर सकते हैं। फिलहाल वापस लौटे डीआरडीओ के इस टेक्नोलॉजी पर, तो पहली है शेप शिफ्टिंग विंग्स। ये एक ऐसी तकनीक है जो कि पक्षी हवा में उड़ते समय इस्तेमाल करते हैं और वो अपने पंखों का आकार बदल करके उनकी डायरेक्शन को चेंज करके बहुत ही कम एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए लंबे समय तक हवा में रह पाते हैं। ठीक यही टेक्नोलॉजी डीआरडीओ भी तैयार करा है, जिसका इस्तेमाल करते हुए किसी भी फाइटर जेट की जो फ्यूल कंज्यूम करने की कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी, यानी कि कम ईंधन में कोई भी जेट लंबे समय तक हवा में उड़ान भर सकता है। इसके अलावा स्टील्थ और स्पीड बनाए रखने में वो काफी ज्यादा हेल्प करेगा। दूसरी टेक्नोलॉजी है सेल्फ हीलिंग नैनो स्टील कोटिंग, जिसे स्पेशली क्वांटम रडारों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा और स्पेशली इन्हें मेटा मटेरियल से बना करके तैयार किया जाएगा, जो कि इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र के अंदर भी आसानी से क्षतिग्रस्त, जो कि किसी भी प्रकार से अगर फाइटर जेट को छोटा मोटा डैमेज होता है तो ऑटोमेटिक उसको हील कर लेगा। यानी कि जैसा हॉलीवुड की मूवीज में आप देख पाते हैं कोई भी ह्यूमन ऑटोमेटिक हील हो जाता है कोई छोटे इंसिडेंट के बाद, ठीक उसी तरीके की प्रैक्टिकल टेक्नोलॉजीज आपको फाइटर जेट में देखने को मिलेगी। तीसरी टेक्नोलॉजी है फोटोनिक फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम, जिसमें फ्लाइंग बाय लाइट जिसे FBL कहा जाता है सिस्टम फाइबर ऑप्टिक्स और कॉपर वायरिंग को इजिली रिप्लेस करेगा, जो कि AI डेटा को और ज्यादा फास्ट ट्रांसफर कर सकता है और सारी चीजें एक ही जगह पर कलेक्ट करते हुए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। आज के समय इस तरीके की बेसिक टेक्नोलॉजीज पर UK, चीन जैसे देश रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन कोई भी बहुत बड़े स्केल पर इसे डेवलप नहीं कर पाया है। ओवरऑल बात यह है कि हमारा एमका प्रोग्राम 2028 में बनकर के तैयार होगा, जिसका प्रोटोटाइप 2028 में देखने को मिलेगा। 35-36 या फिर कहें 40 तक हमारा ये फाइटर जेट उड़ान भरने के लायक हो जाएगा। और डीआरडीओ की शेप शिफ्टिंग
हीटिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए ईंधन की खपत में 20% की कटौती हो सकती है। साथ ही नई टेक्नोलॉजीज की वजह से जिसमें फ्लाई बाय लाइट का इस्तेमाल होगा, इसकी बैंडविड्थ लगभग 100 गुना ज्यादा हो सकती है और इससे करीब 500 किलोग्राम तक के वेट को इजीली रिड्यूस किया जाएगा। और किसी भी फाइटर जेट के लिए 1-1 किलोग्राम का वेट बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। सो डीआरडीओ की इस बड़ी तैयारी पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स में अपने राय जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट ब्रिक्स से सामने निकल के आ रही है, जहां पर आज ब्रिक्स वो संगठन बनता चला जा रहा है जिसमें दुनिया के डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज भी शामिल हो रहे हैं। रिसेंटली रिपोर्ट्स के मुताबिक थाईलैंड, जो कि दक्षिण पूर्व एशिया का एक प्रमुख अर्थव्यवस्था वाला कंट्री, और जल्द ही इन्होंने सिग्नल्स देने शुरू कर दिए हैं कि हम ब्रिक्स में शामिल हो जाएंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत से सीधे स्पेशल समर्थन की मांग की गई है कि हमें भी इसमें मेंबर बनाया जाए और कहा जा रहा है कि 2026 में भारत की अध्यक्षता के दौरान संभव हो सकता है कि थाईलैंड ब्रिक्स का मेंबर बन जाए। आज ब्रिक्स जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका प्रमुख मेंबर हैं और रिसेंटली सऊदी अरब और कई मिडिल ईस्ट कंट्रीज ने ब्रिक्स को ज्वाइन किया है। पाक, अजरबैजान जैसे देशों ने भी रिक्वेस्ट की थी कि इन्हें परमानेंट यहाँ पर मेंबर बनाया जाए, लेकिन भारत ने अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करते हुए किसी को भी यहाँ पर मेंबर बनने नहीं दिया। फिलहाल थाईलैंड ने पूर्व सदस्यता के लिए भारत से मांग रखी है और एशियन एपेक या फिर कहा जाए बिम्स्टेक की बात, ये ऐसा संगठन बन चुका है जो कि वेस्टर्न वर्ल्ड के अगेंस्ट काम करता है। फिलहाल थाईलैंड की ये मांग भारत के सामने तब आई जब इनके विदेश मंत्री हुआंग केटकेओ ने 28 नवंबर से 2 दिसंबर 2025 को भारत की यात्रा करी। इसी दौरान उन्होंने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी से मुलाकात की और जयशंकर जी के सामने ही ये रिक्वेस्ट प्रपोज की गई कि हमें भी ब्रिक्स में मेंबर बनाया जाए। फिलहाल थाईलैंड ने जून 2024 में रूस को आवेदन दिया था और अक्टूबर 2024 में कजान शिखर सम्मेलन, जिसमें 13 अन्य देशों ने पार्टिसिपेट किया था, वहां पर भी अपनी रिक्वेस्ट की थी। तो इस बार वेरी हाई चांसेस हैं कि जब भारत इसकी अध्यक्षता करेगा तो भारत यहाँ पर इन्हें मेंबर बना सकता है। बाकी ब्रिक्स के अंदर पूर्ण सदस्यता वाले देश जैसे कि ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान जैसे देश शामिल हैं। इसके अलावा कुछ पार्टनर देश भी जैसे कि बेलारूस, बोलिविया, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान, वियतनाम। लेकिन जल्द ही थाईलैंड परमानेंट मेंबर बन सकता है और इसके लिए लगातार रिक्वेस्ट भारत के सामने आ रही हैं। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ सकती है और वो प्रॉब्लम है अमेरिका। आज अमेरिका भारत के लिए नई दिक्कत बनता चला जा रहा है, क्योंकि भारत के ऊपर न सिर्फ इन्होंने टैरिफ लगाया बल्कि तेल खरीद को लगभग आधा किया जा चुका है और अब भारत ने अमेरिका से ही तेल खरीदना शुरू किया। लेकिन हद तो तब हो गई जब भारत के तेजस के साथ एक इंसिडेंट होता है दुबई के अंदर और उसके बाद इसकी नेगेटिव मार्केटिंग की जाती है। आज भी इसे हील कर पाना भारत के लिए पॉसिबल सा नहीं दिख रहा है, जबकि वही अमेरिका उसी के ही इंजन तेजस में इस्तेमाल किए गए हैं। असल में ये सब कुछ डिफेंस बिजनेस डील है और अमेरिका जानता है कि हम दुनिया में छोटे मोटे युद्ध छेड़ते रहेंगे और अपने हथियार जम करके बेचते रहेंगे। जहां पर अमेरिका ने न सिर्फ भारतीय तेजस बल्कि फ्रांस के राफेल के साथ भी कुछ ऐसा किया और लगातार इसे नेगेटिवाइज किया गया। इसके बावजूद भी आज फ्रांस के पास लगभग 550 राफेल के ऑर्डर लगे हुए हैं, जिसमें से 264 राफेल उन्हें कुछ सालों के अंदर डिलीवर करने हैं। इसलिए फ्रांस अपनी MRO फैसिलिटीज से लेकर के इंजन मैन्युफैक्चरिंग और राफेल के असेंबलिंग टाटा के साथ मिलकर के वो फ्यूजलेज की फैसिलिटीज भारत में सेटअप कर रहे हैं ताकि बड़ा एक्सपोर्ट किया जा सके। यहाँ पर फ्रांस ने डायरेक्टली कुछ ऐसे ऑफर्स दे दिए हैं जिसमें कुछ ऐसे प्लांट सिर्फ भारत में सेटअप किए जाएंगे। दैट वाज फर्स्ट टाइम आउट ऑफ फ्रांस। इसीलिए किसी और देश के साथ भरोसा नहीं किया जा सकता और फ्रांस की ये डील भारत के लिए आगे चल के राफेल एक्सपोर्ट का हब बन सकती है। फिलहाल फ्रांस किसी ऐसे देश को राफेल ना बेच दे जिससे भारत की दुश्मनी हो और भविष्य में हमें उनकी भी MRO फैसिलिटीज भारत के अंदर देनी पड़े। तो कुछ ऐसे चैलेंजेस भारत के लिए आ सकते हैं इन फ्यूचर। बाकी इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।